राहुल गांधी के लगातार तीखे हमले के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने कहा है कि न हम किसी के पक्ष में हैं न किसी के विपक्ष में हैं, हम समकक्ष हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे प्रकरण को, राहुल गांधी की शुरुआत से लेकर के जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर के आज चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको लेकर के हम इस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 7 अगस्त को राहुल गांधी अकेले आए, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो चुनाव आयोग ने किया। देखिए, राहुल गांधी की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था इंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उसे बहुत एथेंटिक इसलिए नहीं मानता कि उसमें आरोप तो लगाए गए लेकिन उसमें वो प्रमाण नहीं दिए उन्होंने कि जो उन आरोपों के साथ संलग्न होने चाहिए थे। उन्होंने कोशिश की कि साहब एक मकान में 80 आदमी हैं और एक के पिता 50 लड़कों के पिता है, उसमें एक 72 वर्ष का भी है, एक 18 वर्ष का भी, तमाम बातें उन्होंने कही लेकिन वो सारी चीज़ खारिज हो गई। समझ रहे हैं आप। और देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी की एक नेचर रही है कि कीचड़ फेंको और निकल जाओ, और इतने आरोप उन्होंने जो है लगाए, कोई भी आरोप उनका आज तक के इतिहास में सही नहीं बैठा है, ये भी आपको मालूम होगा। और कम से कम 2-3 बार उन्हें कोर्ट में जा कर के माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो आप आरोप लगाइए, बिल्कुल लगाना अधिकार है, विपक्ष का ये काम है कि वो आरोप लगाए, लेकिन ये भी देखना होगा कि उन आरोपों के पीछे ठोस सबूत होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। आप आए साए बाएँ जो मन में आता है, जो आपके जो असिस्टेंट हैं, और मैंने नोन बाय सराउंडिंग, जो व्यक्ति जैसा है वैसे ही उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं 6 महीने तक पूरा डेटा तैयार किया, 6 महीने पूरा तैयारी करने के बाद मैं पूरे प्रूफ लेकर के वो मैदान मैंने देखी है, लेकिन उसमें क्या प्रूफ है आप देखिए। यहीं पर उन्होंने क्या, रामकमल दास 700 साल पुराना मठ है, कहा कि साहब बताइए 50 लोग जो है उनके पिता का नाम एक ही है, रामकमल दास। उनको ये नहीं मालूम कि जब कोई गुरु से गुरु मंत्र लेता है और मठ में आता है तो वो अपने पिता को छोड़ देता है, गृहस्थ को छोड़ देता है। योगी जी के पिता उत्तराखंड में थे, लेकिन योगी जी के पिता कौन है? जो इसके पहले जो है उसके महंत थे गोरखधाम के, तो वो नाम बदल जाते हैं। तो इस तरह की आप आरोप, अनर्गल आप आरोप लगाएंगे तो वो उसकी कोई, आप 20 बार बोलिए झूठ, वो सच नहीं होता है। यही बात आज चुनाव आयोग ने भी कहा, आपने देखा होगा ये। और देखिए, जहाँ तक गड़बड़ियों का सवाल है, मैं 1969 से चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़ा। मैं नाबालिग था उस हिसाब के, देखिए जाए कि उस समय 21 साल जो थी वो वोटिंग एज थी, और मैं 17-18 साल का था, लेकिन मैं पोलिंग एजेंट भी रहा और मैं काउंटिंग एजेंट भी रहा। और मैंने देखा है, तब से लेकर के लगातार प्रक्रियाओं को देखा है। ऐसी ऐसी अशुद्धियाँ, ऐसी ऐसी अनियमितताएँ रही हैं कि आप माथा फोड़ लेंगे। बाप का नाम जो है, बाप की उम्र जो है वो 35 साल है और बेटी की उम्र 40 साल है। ये सब भी हुआ था, तमाम ये मजाक का विषय था। अब तो आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आईटी आने के बाद जो टेक्नोलॉजी नई आई है उसने बहुत कुछ गड़बड़ियों को दूर किया है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जहाँ तक मतदाता सूची का सवाल है तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर वोटर कहीं है तो नन अदर देन हिंदुस्तान। आप समझिए कि करीब करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। तो ऐसी जगहों पर थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं, लेकिन इसको ये कह देना कि साहब वोट चोरी हो रहा है, कैसे हो रहा है चोरी, ये तो बताओ। और उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर चुनाव आयोग ये उन्हें दे तो ये साबित कर देंगे कि वोटों की चोरी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैसे दे देगा? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि साहब
आप मतदान का कोई भी डेटा आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उससे किसी की निजता का हनन होता है। आप करेंगे क्या, उसमें आप छेड़छाड़ कर लेंगे। अब हमारा फ़ोटो है, अगली बार हमें लगा कि हमारी जगह तुम्हारा फ़ोटो लग गया तो हमारा तो वोट कैंसिल हो जाएगा, तो उसने मना किया है। ये बात क्या राहुल गांधी को नहीं पता है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी अनपढ़ होते हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार लोकसभा में विपक्ष का नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक उसकी गरिमा होती है, एक ग्रेस होता है, वो गरिमा उसको कहीं दिखाई देती है? आपको कहीं नहीं दिखाई देती। आप आरोप लगाते रहिए। एक एक आरोप का आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया, आज फिर दोहराया चुनाव आयोग ने। देखिए, निर्वाचक, अगर आप एक पर्टिकुलर विधानसभा के निर्वाचक हैं तो 45 दिन के भीतर आप फार्म 7 के अंतर्गत आप उसमें नीचे लिखा रहता है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो शपथ के साथ आरोप लगा रहा हूँ, और वो आप चुनाव आयोग को देंगे। चुनाव आयोग उस पर जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आप उस निर्वाचक, विधानसभा विधानमंडल क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, तब आपको आरोप लगाने के लिए साथ में आपको हलफनामा देना होगा। और वो हलफनामा ये है, आप बताइए, आपने कहा कि 1.5 लाख वोटर, अब वो 1.5 लाख वोटर कहाँ से लाएंगे भाई? चुनाव आयोग, आप बताइए, आप आरोप लगाइए, सबूत दीजिए, तब वो आगे कार्रवाई करेगा। और अगर गलत निकला तो आप जेल भी जा सकते हैं। ये है। अब राहुल गांधी का कहना ये है कि साहब, मैं तो लोकसभा प्रतिपक्ष का नेता हूँ, लोकसभा सांसद सदस्य हूँ, संसद सदस्य हूँ, तो मैंने तो शपथ ली है। आज बाकायदे क्लियर किया कि अगर कोई मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन उसे इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये आपने सुना कि इस प्रक्रिया का पालन तो करना होगा। आप ऐसे आरोप लगा कि भाग नहीं सकते। और आप परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर, मैं समझता हूँ कि चुनाव के इतिहास में, चुनाव आयोग के इतिहास में, मैं समझता हूँ ऐसा भयंकर हमला आज तक कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये संविधान का भी अपमान है। बिल्कुल निश्चित रूप से। आप क्या कह रहे हैं? आपको अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत थी तो आपको पहले कहना चाहिए। चुनाव खत्म हुए साल भर हो गया, उसके बाद आपको याद आया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ बढ़ गए। देखिए, अभी भी वो 1 करोड़ पर अड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई बार बार वो ये कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने लग गए डेटा को तैयार करने में। अरे ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये है उनके झूठ बोलने का। 40 लाख मतदाता बढ़े हैं, आप 1 करोड़ कैसे कह रहे हैं? कभी आपने 1 करोड़ कहा, कभी आपने 70 लाख कहा। पार्टी का प्रवक्ता बता रहा है कि 30 लाख या 40 लाख मतदाता बढ़े हैं। तो आपके बोलने में भी आपके पास कोई गंभीरता हो, उसमें तर्क हो, सबूत हो, वो नहीं है आपके पास। और फिर जहाँ जहाँ का उदाहरण दिया उन्होंने कि साहब, मैंने कर्नाटक में देखा, एक मकान में 80 लोग रह रहे थे। उसके मकान मालिक से बात की, मकान मालिक ने कहा हाँ 80 लोग रहे होंगे। क्यों? यहाँ प्रवासी आते थे, उनके पास कोई और जगह नहीं होती, किराए पर आते थे, और वो पता जो था अपना वो वहीं का देते थे, और उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन पता उनका वहीं है, वहीं है। आपने कहा कि 0 मकान नंबर, 0 मकान नंबर पर क्या जवाब था कि साहब, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, वो सड़क की पटरी पर। आप बॉम्बे में जाइए, लाखों लोग सड़क की पटरियों पर सोते हैं। कहाँ का पता देंगे? वो उस दुकान के नीचे का देंगे जहाँ पर वो सोते हैं, उस पोल के नीचे का देंगे जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर। अच्छा, इस पे आते हैं कि राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि ऑटो की चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये कितना गलत है। अगर वोटों की चोरी की होती तो जो दावा था कि 400 लेके हम आएंगे, 450 लेके ना आते। ये मेरे कॉमन सेंस की बात है। अटक गए 240 पे, और आप कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए। आपको बोलने में शर्म आनी चाहिए। गंभीर आरोप एक प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं, जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज क्या जाएगा? जनता को मालूम नहीं है क्या?
उस समय आपने एक स्लोगन दिया कि संविधान बचाओ। संविधान में ये लोग दिया कि संविधान बचाओ, संविधान में ये लोग बदल देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जनता ने आप पर विश्वास किया और काफ़ी वोट छिटक गए खासतौर से दलितों के। लेकिन राहुल गांधी को आप जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि मैंने जो कहा है वो सब हुआ है। जीएसटी को लेकर के मैंने जो कहा, किसान आंदोलन को लेकर के मैंने जो कहा, सरकार बैकफुट पे आई है, उनका तो ये कहना है। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा उन्होंने? किसान आंदोलन क्या था? वो क्या बोल रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता क्या यार। आप एक बात बताइए, किसान आंदोलन हुआ, हमला कहाँ हुआ? लाल किले पे। किसने हमला किया था? खालिस्तानियों ने। अब आपने कह दिया कि साहब आरोप लगाया खालिस्तानी आंदोलन था। क्यों नहीं था? उसने साफ साफ कहा था कि जिस तरह इंदिरा को ख़त्म किया था उसी तरह मोदी तेरे को ख़त्म करेंगे। ये भी डायलॉग आया था, याद है? एक लाइन था, मोदी तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे कुछ। 750 आपने मौत बताई है। जरा आंकड़े तो दे दो कि 750 कौन थे वो लोग। खाली बोलना। और एक बात और बता दूं आपको, किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं कि अभी जो अमेरिका से जो डील चल रही थी टैरिफ को लेकर के, वो ख़त्म हो गई। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना अलग से लगाया, 25 की जगह 50 कर दिया। क्यों? तो पता है आपको? कारण ये था, देखिए कारण ये था कि अमेरिका चाहता है कि डेयरी उद्योग, मछली उद्योग, समझ रहे हैं, और एक और वो कृषि खेती, वो तीनों को के लिए भी भारत बाज़ार खोले। भारतीय बाज़ार को खोला जाना चाहिए। कहाँ से खोलेगा भारत? अगर खोल देगा तो ये जो करोड़ों, देखिए आज भी करीब 70 से 75% आबादी जो है कृषि खेती करती है। अगर कृषि के लिए अगर मान लीजिए खोल दिया तो मर जाएगा किसान। मछुआरों के लिए अगर आपने जो है, जो मत्स्य उद्योग है तमाम है, अगर उसके लिए आपने खोल दिया तो क्या हालत होगी मछुआरे की। आप ये देखिए ना कि डेयरी उद्योग, आज देखिए दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है मालूम है आपको? कौन है? भारत है। आज के 50 साल पहले डेनमार्क को कहा जाता था, आज भारत है। एक बहुत बड़ी दुग्ध क्रांति आई है। अगर आप उस डेयरी उद्योग को के लिए बाजार खोल देंगे तो क्या होगा यहाँ का, आप ये सोचिए। इसमें हम रहते हैं कि सासाराम में भी आज अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, सभी लोग, तमाम लोग थे। लालू यादव भी मंच से दिखाई दिए हैं आज। तो इसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, आप आरोप लगाइए भाई, क्यों नहीं आरोप लगाते? चोरी का आरोप लगाइए। क्या ये एक बात बताइए हमसे कि वो जिस वोट की चोरी की बात कर रहे हैं, क्या आप ये कंफर्म होके कह सकते हैं कि वो वोट चोरी जो हुई थी वो वोट भाजपा को गिरा था, मोदी को गिरा था? कैसे आप कह सकते हैं ये बात? नहीं, वो तो साफ साफ करेंगे भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है ये तो साबित करो। वही तो डेटा मांग रहे हैं उनको, कोई डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा चाहिए, उसके बाद वो साबित कर देंगे। अरे भाई, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको जो है आप डिजिटल डेटा दे दीजिए। अच्छा, वैसे भी सारे पार्टियों के पास वो डेटा जो है पहुंच चुका है। डिजिटल डेटा भी जो है वो दे रहे हैं, दे दिए होंगे अभी तक। अब आप कहते हैं कि जो मतदान किया था उसका डेटा हमको मिल जाए, कैसे मिल जाएगा भाई आपको? ये तो आप हमारी निजता की का हनन है। एक मतदाता की निजता का, प्राइवेसी का बहुत ज़बरदस्त हनन है। आप उसके संग कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया हुआ है, 2019 में ही मना कर दिया था। देखिए, ये अभी एक और आरोप आएगा, देखिएगा। वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब मोदी की मिली हुई हैं। और धतकर्म के बारे में जानना हो ना, तो मेरे पास इतनी कहानियां हैं ना कि सवेरा हो जाएगा, मेरी कहानी ख़त्म नहीं होगी। मैंने देखा है
किस तरह से वोटों की चोरी होती थी, किस तरह से जो है वोट लूटे जाते थे, किस तरह से होमगार्डों को अंदर खड़ा किया जाता था और जो केंद्रीय बल भेजा जाता था उससे परेड करवाई जाती थी और वो खुल के धांधली करते थे। यहाँ तक कि 85 का इलेक्शन इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुआ था। आप समझ रहे हैं, एक सहानुभूति वोट की लहर थी, उसमें भी इन्होंने सारे धतकर्म किए। हमने अपनी आंखों से देखा कि श्यामदेव राय चौधरी माथा पकड़ के बैठे हुए थे। मेरा छोटा भाई 1985 में जो विधायक हुए कांग्रेस के, डॉक्टर रजनीकांत दत्ता, उनका जो है फंड मैनेजर था। उसने जो जो चीज़ देखी, जो जो बताई है, मुझे शर्म आ गई। और उसने कहा कि पदम भैया, हम ऐसी जगह पर, हमारे चूँकि फैमिली फ्रेंड थे तो उनकी मजबूरी थी कि भाई उनका काम करना, लेकिन बोले कि किस तरह से कांग्रेसी आते थे, कॉलर खड़ी करके जीप लेके, पैसे लेके चले जाते थे, किस तरह से दलितों को फंसाने के लिए दलितों के ठेकेदारों को बुलाया जाता था और बुला करके जो है उनको जो है हर मतदाता 200 रुपया, एक बोतल कच्ची दारू की और कंबल वो बंटवाए जाते थे। माने आप ये सोचिए कि किस तरह से खेल होते थे। ब्राह्मणों से कहा गया कि अरे हमारे तो ब्राह्मण वोटर हैं ही हैं। जवाहरलाल जी जो है जनेऊ दिखा करके वोट मांगते थे। पंडित अपने नाम के आगे लिखाते रहे, हिंदू भी थे कि नहीं, इस पर भी संदेह है, लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। और एक घटना तो मैं भयंकर आपको बता सकता हूँ। हुआ ये था कि 1977 के चुनाव में इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, जनता का आक्रोश था और मैं उस समय पोलिंग थी पाँचों पंडवा, टेकमणि कॉलेज, काली जी सनातन धर्म, विश्वनाथ सनातन धर्म विद्यालय विश्वनाथ मंदिर से संचालित, और चितरंजन पार्क, ऐसी करके 4-5 मतदान केंद्र थे। उसका मैं प्रभारी था। चुनाव की पूर्व संध्या पे, मतदान की पूर्व संध्या पे, उस समय क्या हुआ था कि जनता पार्टी बनी थी। सभी राजनीतिक दलों ने कम्युनिस्टों को छोड़ के अपना उसमें विलय कर लिया रहा। उसमें जनसंघ भी थी, सबने विलय कर लिया रहा। संगठन कांग्रेस रही, सोशलिस्ट, कई सोशलिस्ट पार्टियाँ थी, उन सबों ने विलय कर लिया था। तो बनारस में चूँकि जनसंघ का वर्चस्व था और तो वो जनता पार्टी को संभाल रहे थे। तो वहाँ के मुख्यालय से एक सर्कुलर आया हमारे पास और उसमें कहा गया कि मतदान होने के बाद प्रत्येक पोलिंग स्टेशन से 2-2 प्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, वो स्कूटर ले करके ट्रक के पीछे जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे कि जहाँ पर वो ट्रेजरी में ये मतदान पेटियां रखाई जाती हैं, और वो तब तक रहेंगे जब तक कि उनको दूसरे जो स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ना आ जाएं। तब तक वो वहीं रुकेंगे और वो आएंगे तो वो बिस्तर लगाएंगे और वहीं रहेंगे। हमने कहा कि अच्छा, और आप उस ट्रक के पीछे पीछे चलेंगे, ट्रक आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा बवाल है भाई। खैर, अब उस ज़माने में, आज तो जो है हर मोहल्ले में 4 जो है 4 व्हीलर मिल जाएगी। उस ज़माने में साइकिल ही मुख्य होती थी। एक वेस्पा लेने जाइए तो 5,000 दाम था। मैं 70-75 की बात बता रहा हूँ। और डीलर कहता था कि लो 5,000 रुपया, जाओ दे दो कागज़ हमको। और वो 12,000 में बेचता था। तो स्कूटर सबके पहुँच की चीज़ नहीं थी। 5,000 में उस ज़माने में शादी हो जाती थी बेटी की। तो लेकिन कोई तरह जुगाड़ किया गया और 2-2 स्कूटर ले करके कार्यकर्ता चले और वहाँ तक गए। लेकिन ये एक सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहा और हमारे और साथियों के दिमाग में भी घूमता रहा कि ऐसा परिपत्र आया कैसे। उसका जवाब हमको मिला कि 77 में प्रचंड बहुमत से जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव, सपोज टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री हुए। चुनाव के बाद
हेमवती नंदन बहुगुणा, वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के थे। उन्होंने अपना वोट का क्या डेमोक्रेसी करके था, वो उसके साथ जुड़ गए थे हमारी जनता पार्टी के साथ। चंद्रभानु गुप्ता एक बहुत बड़े माने दिग्गज कांग्रेस के नेता थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। और वो जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, इंदिरा कांग्रेस अलग हुई, संगठन कांग्रेस अलग हुई, तो वो संगठन कांग्रेस के साथ गई, जिसमें मोरारजी भाई, इससे तमाम लोग थे। 74 में एक उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में चंद्रभानु गुप्ता को हरा दिया गया, वो हार गए। ये एक बहुत बड़ा समाचार था, बहुत बड़ा समाचार था कि चंद्रभानु गुप्ता ऐसा स्टालवर्ट भीष्म पितामह हार गया चुनाव। तो जब 77 में जनता पार्टी का रूल आया तो बहुगुणा जी आए पैर छूने चंद्रभानु गुप्ता का। तो चंद्रभानु गुप्ता का डायलॉग था, कहो नटवर लाल ये बताओ कि 1974 के उपचुनाव में हम हारे कैसे। तो उसने पैर पकड़ के कहा, गुरुदेव आपका तो वोटे वहाँ नहीं पहुँचा। तो ये भी होते थे समाज में, माने भतकर्म की कोई सीमा है क्या ये? अच्छा, फिर बताया उन्होंने कहा कि कारण ये था कि साहब जब ट्रक चलता था तो एक मोड़ पे आता था और उस मोड़ पे वही नंबर, वही चेसी, वो कलर ट्रक का, वो बाएं घूम जाता था और दूसरा ट्रक जो है वो आगे बढ़ता था और उसमें वोट जो थे वो आपके नहीं थे, उसमें वोट वही थे कि जो आपको हराने के लिए पर्याप्त थे। तो ये भी लोकतंत्र तो में अब माथा पकड़ लिया उन्होंने कि अरे बाप रे बाप। और हमको तब जवाब मिल गया कि क्यों ऐसा हुआ। तो लोकतंत्र में ये सब भी होता था। और पद्मपति शर्मा जी ने बड़े बड़े खुलासा किए हैं। देश की बात के लिए पद्मपति शर्मा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।